गुड मॉर्निंग बच्चों। हम जो है पंचायती राज पाठ पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ग्राम पंचायत की बैठक तक जो है अध्ययन किया था। उसमें हमने समझा था कि किस प्रकार से ग्राम पंचायत की बैठक होती है और उसमें कितनी संख्या की आवश्यकता होती है, कितने पंचों की आवश्यकता होती है ग्राम पंचायत की बैठक को जारी रखने के लिए। आज हम उसी में आगे का पाठ जो है पढ़ेंगे। सबसे पहले सचिव ने पिछली बैठक के निर्णयों को पढ़कर सुनाया और उन पर जो काम हुआ था उसकी जानकारी दी। उसके बाद परसवारा गांव के पंच बोले, हमारे गांव के कुओं में जल स्तर लगातार कम हो रहा है। ऐसे में कुछ ही महीनों में गांव में पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। गांव वाले चाहते हैं कि यहाँ जल ग्रहण योजना चलाई जाए ताकि बारिश के पानी को संजोकर रख सकें और पंचायत में इसके बारे में योजना बननी चाहिए। तो बच्चों, अब क्या हो रहा है, यहाँ पर जो ग्राम पंचायत की बैठक हो रही है जिसमें सभी पंच आए हुए हैं और सरपंच जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और इसका संचालन कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, जितने भी पंच आए हैं अपने अपने गांव और अपने अपने जो वार्ड हैं उसकी कार्य योजना को, यानी कि जो कार्य वो किए हैं और आगे जो करना है उसके बारे में पूरा वहाँ चर्चा हो रही है। सारे लोग बैठ कर के अपने अपने जगह के बारे में उसमें बता रहे हैं कि यहाँ पर ये कार्य हो चुका है और यहाँ पर ये कार्य अभी करना है। इस चीज़ में सुधार आना ज़रूरी है। जिस तरीके से परसवारा जो गांव है उसमें के पंच जो है बोलते हैं कि हमारे गांव में क्या हो गया है, कुओं में जल स्तर की कमी हो गई है, यानी कि जल जो है, पानी जो है कुओं का, वो उसका स्तर जो है कम हो रहा है, पानी जो है नीचे चला जा रहा है एकदम। तो ऐसे में क्या होगा, कुछ ही महीनों के बाद हमारे गांव में पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा। तो गांव वाले चाहते हैं कि यहाँ पर जल ग्रहण योजना चलाई जाए जिससे कि बारिश के पानी को हम बचा करके रख सकें। और उनका कहना है कि पंचायत में इसके बारे में योजना बननी चाहिए। तो अब क्या है, एक गांव के पंच ने अभी इस बात को वहाँ पर रखा है। अब इसी तरीके से हर पंच जो है वहाँ पर अपनी अपनी बातों को रखेंगे क्योंकि वो बैठक चल रही है। और बच्चों, जब पंच, सरपंच, उप सरपंच ये सब चीज़ बनाए जाते हैं तो इनके एक सचिव होते हैं, इनके साथ में वो रहते हैं और सारा ब्यौरा का लेखा जोखा जो होता है वो इन सचिव के पास में रहता है। पूरा रिकॉर्ड जो है इनके पास में रहता है। तो इन सचिव के बारे में क्या है कि पंच, सरपंच और उप सरपंच के अतिरिक्त प्रत्येक पंचायत में एक पंचायत सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता है बल्कि यह सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसका काम पंचायत की बैठकों में हुई चर्चाओं एवं निर्णयों का रिकॉर्ड रखना होता है और पंचायत की आमदनी और खर्च का लेखा जोखा रखना होता है। सचिव को सरकार द्वारा वेतन दिया जाता है, जबकि पंच, सरपंच और उप सरपंच को कोई वेतन नहीं मिलता है। यानी कि जो सचिव होता है, जो सरकार के द्वारा भेजा जाता है और वो क्या करता है, पूरा लेखा जोखा रखता है कि पंच, सरपंच और उप सरपंच जो है गांव में किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, उसका क्या रिकॉर्ड है, सारा जो है सचिव के पास रहता है। सचिव को जो है सरकार जो है पेमेंट भी करती है, पैसा भी देती है, उसको वेतन देती है, खर्च देती है, लेकिन पंच, सरपंच और उप सरपंच जो होते हैं इनको वेतन नहीं मिलता है, इनका कोई आमदनी नहीं होता है और इनको गांव के लिए पूरा काम जो है करना होता है। इनको काम करने के लिए पैसा मिलता है, इनको वेतन नहीं मिलता है। तो इसी प्रकार से जब परसवारा गांव के जो पंच हैं वो अपना वहाँ का कष्ट जो है बताते हैं, तो उसके बाद चंगोरा के पंच जो हैं वो भी अपना बात वहाँ पर रखते हैं बैठक में। तो चंगोरा के पंच ने कहा कि चंगोरा और मुख्य सड़क को जोड़ने वाली पुलिया का निर्माण होना था। यहाँ से प्रस्ताव पास होकर जनपद पंचायत के पास अनुदान राशि के लिए गया था, उसका क्या हुआ। अब जो है चंगोरा के जो पंच हैं वो पूछ रहे हैं कि
हमारा जो चंगोरा गांव है और उसका जो मुख्य सड़क है, दोनों को जोड़ने के लिए क्या बनने वाला था, पुलिया का निर्माण होना था, पुलिया बनना था। तो यहाँ से जो है प्रस्ताव पास होकर के कहा गया था, जनपद पंचायत में चला गया था और वहाँ से जो है राशि यानी कि पैसा भी मिला था। उसके लिए जो है पैसा लिया गया था, लेकिन उसका क्या हुआ वो जो है सरपंच से पूछ रहा है। तो सरपंच जो है बताती हैं कि सरपंच कलावती बाई जो है वो कहती हैं कि पुलिया के लिए स्वीकृति राशि जो है आ गई है और शीघ्र ही आपको काम चालू करवाना होगा। तो कलावती बाई जो सरपंच हैं वो बोलती हैं कि पुलिया के लिए जो राशि था, जो पैसा था, वो आ चुका है हमारे पास। तो अब जो है जल्दी ही उस पर काम करवाना होगा, आपको पैसा दे दिया जाएगा और आप उस पर काम शुरू करवा सकते हैं। तो उसके बाद गांधी वार्ड के पंच ने कहा, हमारे वार्ड की प्राथमिक शाला में पिछले 1 महीने से एक ही शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जबकि यहाँ 4 शिक्षकों को होना चाहिए। एक शिक्षक छुट्टी पर है और 2 किसी सर्वेक्षण में लगे हैं। ऐसे में शाला में पढ़ाई कैसे होगी। सरपंच ने वादा किया कि वे विकास खंड जिला शिक्षा अधिकारी से इसके बारे में चर्चा करेंगी। अब जो है गांधी वार्ड के पंच ने भी अपना जो उनके गांव का जो समस्या था उसको रखे कि उनके स्कूल में प्राथमिक शाला जो थी, प्राथमिक विद्यालय, उसमें जो है बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आ रही थी। वहाँ पर एक ही शिक्षक पढ़ा रहे थे और वहाँ पर 4 शिक्षक होने चाहिए, लेकिन वहाँ पर क्या था, एक शिक्षक जो है छुट्टी पर थे और 2 शिक्षक जो है वो किसी सर्वेक्षण में लगे हुए थे, सर्वे में लगे हुए थे। तो इस तरीके से वहाँ पर एक ही शिक्षक जो है अपना क्लास ले रहा था। तो इसलिए पंच जो है वहाँ के अपना कष्ट जो है, वहाँ गांव का कष्ट और अपना कष्ट जो है सरपंच को बताते हैं। तो सरपंच उनसे वादा करती हैं कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी जो है उनसे इसके बारे में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। उसके बाद मातापुरा की पंच जो हैं उमाबाई ने भी अपने गांव के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आजकल गांव में मलेरिया और पीलिया बहुत फैला हुआ है। गांव के डबरों व कुओं की सफाई करवानी है, कुओं में दवाई भी छिड़कवानी है। मैं अपने मोहल्ले की जिम्मेदारी लेती हूँ, पर कुछ पैसे चाहिए। उस सरपंच ने सभी उपस्थित पंचों से अपने अपने मोहल्लों की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा। उसके बाद मुंगेली पंडेरिया रोड से कमालपुर पहुंच मार्ग को जोड़ने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से बनाया गया। सभी ने उस पर हस्ताक्षर किए और दोपहर 2 बजे बैठक समाप्त हो गई। फिर क्या होता है, मातापुरा की जो पंच हैं उमाबाई, वो भी अपने यहाँ का, अपने गांव का जो है कष्ट बताती हैं, वहाँ के प्रॉब्लम को रखती हैं, समस्या को, कि वहाँ पे क्या समस्या है। तब वो कहती हैं कि आजकल जो है हमारे गांव में क्या है, मलेरिया और पीलिया जो बीमारी है बहुत ज़्यादा फैली हुई है और इसके लिए क्या है, जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है यानी कि गांव के डबरों, कुआं, इन सब जगहों को क्या करना है, साफ़ करवाना है, इन जगहों की सफाई करवानी है। कुओं में जो है दवाई डलवाना है जिससे कि पानी में किसी प्रकार की गंदगी हो तो वो समाप्त हो जाए। तो इस तरीके से मैं अपने मोहल्ले की जिम्मेदारी लेती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। तब उस उप सरपंच जो है वो वहाँ के सभी पंचों को जो है कहते हैं कि अपने अपने मोहल्ले की आप लोग सब जिम्मेदारी ले लीजिए और उसके लिए जो है हम काम करने के लिए आप लोगों को पैसे देंगे। और इस तरीके से जो है मुंगेली पंडेरिया रोड में से कमालपुर तक जोड़ने वाली जो सड़क थी उसके लिए क्या होता है, प्रस्ताव पत्र वहाँ पर पेश किया जाता है, दिया जाता है, जिसमें कि सभी की सहमति हो जाती है। वहाँ पे उपस्थित जितने भी पंच रहते हैं उस पर सभी लोग हस्ताक्षर कर देते हैं अपना, और उसके बाद में जो है 2 बजे बैठक समाप्त हो जाती है वहाँ की। तो बच्चों इस तरीके से क्या होता है, ग्राम पंचायत की जो बैठक है वो हर महीने, हर सप्ताह, या फिर अगर बीच में आवश्यकता पड़ जाए, अगर जल्दी रहे तो बीच में भी लिया जा सकता है
किसी कारणवश कोई ऐसी समस्या आ जाती है तो बीच में भी बैठक लिया जा सकता है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं रहता है। और वैसे तो हर महीने जो है इसका क्या होता है कि बैठक हुआ करता है, और जो भी समस्या जिस गांव में रहती है वहाँ के पंच और वहाँ पर बैठ कर के सरपंच को सारी बातें बताते हैं और अपनी समस्या का हल ढूंढते हैं, और उनको वहाँ से जो है आमदनी दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, और उसके बाद वो उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि ग्राम पंचायत के काम, यानी कि ग्राम पंचायत के किस प्रकार के काम होते हैं और क्या काम होते हैं। बैठक के बाद अभय सरपंच के पास गया और उसने कलावती बाई से कहा, मौसी, मुझे नहीं पता था कि पंचायत में इतनी सारी बातें होती हैं। मैं तो सोचता था कि इसका काम सड़क बनवाना है। ज़रा आप ही मुझे बताएं कि पंचायत के और क्या क्या काम होते हैं। तो जो अभय है उसको क्या है, ग्राम पंचायत के कार्यों के बारे में पता लगाने के लिए शिक्षक जो है उसको बोले रहते हैं। तो वो जब ग्राम पंचायत की बैठक को पूरा जो है सुन लेता है तो उसके बाद जाता है कलावती बाई के पास और वहाँ पर जाकर के बोलता है कि मौसी, मुझे नहीं पता था कि ग्राम पंचायत के इतने सारे कार्य होते हैं, तो इसके अलावा भी अगर कोई कार्य होता है तो उसको भी मुझे बताइए। मैं नहीं जानता था कि इतना काम होता है। मैं तो केवल ये जानता था कि ग्राम पंचायत का काम क्या है, केवल सड़क बनवाने का, है ना। तो आगे जो है देखते हैं कि वो क्या बताती हैं। कलावती ने कहा, बेटा, हमारे कामों की सूची तो बहुत लंबी है, मगर मुख्य काम गांव की साफ सफाई करवाना, गांव में पीने व निस्तार के पानी की व्यवस्था करवाना, सड़क और पुलिया, शाला का निर्माण और मरम्मत, विवाह, जन्म मृत्यु को दर्ज करना, गांव में पाठशाला और स्वास्थ्य सेवा की निगरानी करना आदि है। इसके अलावा गांव के विकास के लिए योजना बनाना तथा शासन द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद करना भी पंचायत का काम है। अब क्या होता है, कलावती बाई जो है वो बताती हैं कि ग्राम पंचायत के क्या क्या काम होते हैं और कौन से काम जो है ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो जो मुख्य काम होते हैं उसको वो बताती हैं। तो उसमें क्या क्या आता है, गांव की साफ सफाई करवाना, गांव में पीने का पानी की व्यवस्था करवाना, सड़क का निर्माण करवाना, पुलिया बनवाना, जहाँ जहाँ पुलिया नहीं है वहाँ पर पुलिया का निर्माण करवाना, और स्कूलों में निर्माण कार्य और स्कूलों की मरम्मत करवाने का कार्य करना, या उसके अलावा जो है विवाह, जन्म, मृत्यु, इन सब चीज़ों को दर्ज करना। ये सारे काम प्रमुख होते हैं, मुख्य होते हैं। और इसके बाद जो है अन्य कार्य, इसके बाद जब थोड़ा समय रह जाता है तो वो क्या करते हैं, और कोई एक्स्ट्रा काम होते हैं, अलग से कोई कार्य होता है तो उसको भी ग्राम पंचायत के लोग करते हैं। लेकिन मुख्य कार्य में यही आते हैं और इन कार्यों को करना इनको ज़रूरी होता है। अब जो है ग्राम पंचायत की आमदनी किस प्रकार से होती है उसके बारे में अभय पूछते हैं। अभय ने यह सब सुनकर पूछा, मौसी, मगर ये सब काम करने के लिए तो बहुत पैसे लगेंगे, पंचायत को पैसे कहाँ से मिलते हैं। कलावती बोली, अच्छा हुआ जो तुमने यह पूछ लिया। ये सब काम करने के लिए पंचायत को केंद्र और राज्य सरकार से पैसे मिलते हैं। इन सरकारों को गांव में जो भी विकास कार्य करना होता है वे उसे पंचायत के माध्यम से ही कराते हैं। वे इसके लिए निर्धारित राशि पंचायत को दे देते हैं और पंचायत उन कामों को करवाती है। इसके अलावा पंचायत गांव के लोगों पर छोटे मोटे कर लगा कर के भी क्या करती है, पैसे इकट्ठा कर सकती है। तो अब क्या होता है कि जब ग्राम पंचायत इतने सारे कार्य करेगी तो उसके लिए पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, आमदनी की आवश्यकता पड़ेगी। तब अभय जो है इस बात को पूछता है कि मौसी, अगर इतने सारे काम जो है ग्राम पंचायत करती है
तो उस काम को करने के लिए बहुत सारे पैसे भी लगते हैं और लगेंगे। तो ये सब पंचायत को पैसे कहाँ से मिलते हैं? तब वो बोलती हैं कि बहुत अच्छा हुआ बेटा कि तुम इस बात को पूछ लिए। ये सब काम करने के लिए पंचायत को पैसे कहाँ से मिलते हैं? केंद्र सरकार के से, यानी कि भारत सरकार से और राज्य सरकार से। जिस राज्य में आप रहते हो, जैसे हम छत्तीसगढ़ राज्य में रहते हैं, तो केंद्र सरकार क्या करती है? सब कार्य को करवाने के लिए राज्य सरकार को पैसे देती है। और राज्य सरकार क्या करती है? अपने राज्य में, यानी कि अगर हम छत्तीसगढ़ में हैं तो उदाहरण के लिए हम किस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि जैसे हम छत्तीसगढ़ में हैं तो भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, वहाँ से वो पैसा कहाँ भेजेंगे? राज्य सरकार को। हमारे राज्य के, छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के खाते में आएगा। मुख्यमंत्री क्या करेंगे? उस पैसे को वहाँ से सब गाँवों में जो जनपद पंचायत के, यानी कि पंचायत में कार्य करने वाले जो सरपंच उप सरपंच हैं, उनके पास आएगा। और वहाँ से जो है वो पैसा पूरे गांव के, उस गांव के जो है पंच जो है उनको दिया जाएगा, जहाँ जहाँ वार्डों में काम कराना है ना। तो इस तरीके से पैसे जो है वहाँ तक पहुँचते हैं और पूरे गांव में जो है काम को करवाया जाता है। तो पैसे कहाँ से आते हैं? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जब पैसे आते हैं तो उनको दे करके सारे कामों को करवाया जाता है। तब जो है अब है पूछता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि गांव पंचायत जो है गांव के लोगों पर छोटे मोटे कर लगा करके भी पैसे इकट्ठा कर सकती है। तो अब है जो है वो बड़े आश्चर्य के साथ पूछता है कि पंचायत भी कर लगा सकती है? पंचायत कौन से कर लगाती है? मतलब पंचायत के द्वारा क्या कर लगाया जाता है? वो भी आम लोगों पर, गांव के में रहने वाले लोगों पर। तो कलावती ने बताया कि सफाई कर, गांव में लगने वाले दुकानों पर कर, मेले में लगने वाले दुकानों पर कर, ये सब क्या है? इन सब पर कर लगा करके जो है कि पैसा लिया जा सकता है। जैसे कि सफाई कर हो गया, गांव में जो दुकानें होती हैं उन दुकानों पर जो है कर लगा दिया जाता है। जैसे मेला ओला लगता है, जैसे आपके यहाँ दशहरे का मेला लगता है, तो मेले में आप क्या करते हो? बहुत से लोगों को देखे होंगे आप लोग कि वो लोग दुकान लगाते हैं, पूरे जो वहाँ का जो ग्राउंड होता है उसमें बैठ करके दुकान लगाते हैं। तो वहाँ जो बैठ के दुकान लगा रहे हैं उन लोगों पर भी कर लगा दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कर लगा करके और उनसे जो है कि पैसा वसूला जाता है और वो उसके द्वारा भी कार्य करवाया जाता है। इसके अलावा अगर गांव में रेत मुरम पत्थर जो है आदि के खदान हो तो उन पर भी रॉयल्टी भी वसूली जा सकती है। इन सब से जो आय होती है उसी से पंचायत का काम चलता है। तो इस तरीके से पैसों का इंतज़ाम किया जाता है और इसके बाद जो है क्या किया जाता है? उन पैसों का गांव में जो है इस्तेमाल करके गांव के जो कष्ट होते हैं, जो उन लोगों की समस्याएं होती हैं, उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। अगले हफ्ते सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ग्राम पंचायत पर चर्चा हुई। छात्रों की टोलियों ने सबको बताया कि उन्होंने क्या क्या पता किया है, यानी कि सबको शिक्षक जो है काम दिए थे तो उन कामों को वो लोग करके पूरे गांव से लौटे और आकर के अपने क्लास में बच्चे जो हैं उसको बताते हैं, सबके सामने पूरी बातों को जो है रखते हैं कि किस प्रकार से पंचायत का चुनाव होता है, जनपद पंचायत का चुनाव होता है, किस तरीके से पंच बनते हैं, सरपंच बनते हैं, उप सरपंच बनते हैं, फिर सचिव आते हैं, फिर उनका काम क्या होता है, उनकी आमदनी कैसे होती है। इन सब बातों को पूरा उनके क्लास में जो है, कक्षा में जो है सब पूरा बातों को रखा जाता है और उस पर चर्चा की जाती है। नेहा ने पंचों के चुनाव के बारे में बताया। कक्षा में इस बात को लेकर बहस हुई कि बच्चों को वोट देने का अधिकार क्यों नहीं दिया गया है। अब जो है पंचायत में आरक्षण, अब आरक्षण के बारे में हम पढ़ेंगे।
तो इसमें क्या बोल रहे हैं, संध्या ने सबको सरपंच और उप सरपंच के बारे में जानकारी दी। उसको बहुत गर्व महसूस हो रहा था कि उसके गांव की सरपंच एक महिला है। उसने सबको समझाया कि यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि पंचायतों में महिलाओं तथा अनुसूचित जाति व जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए विशेष आरक्षण है। यानी हर पंचायत के कुछ वार्डों से केवल महिलाएं, अनुसूचित जाति और जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरी जाति के लोग वहाँ से चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इसी तरह हर विकास खंड के कुछ पंचायतों में केवल महिलाएं या फिर आरक्षित वर्ग के लिए के लोग जो ही हैं वही सरपंच के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। अब क्या होता है, संध्या जो है आकर के आरक्षण के बारे में बताती है। उसे जो है खुशी होती है कि मेरे वार्ड से एक महिला है जो कि क्या कर रही है, सरपंच हैं और उनको जिताया गया है। तो वो बताती है कि यहाँ पर क्या है, कुछ वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर केवल महिलाओं को ही सीट मिलता है, महिलाएं ही वहाँ पर लड़ती हैं। और कुछ वार्ड ऐसे हैं जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग जो होते हैं उन्हीं को चुनाव लड़ने का अधिकार होता है, क्योंकि वो आरक्षित सीट होता है, उनके लिए आरक्षण होता है और वहाँ से कोई दूसरा चुनाव नहीं लड़ सकता। तो इस तरीके से संध्या जो है आकर के सबको समझाती है। अब शेख इमरान के मन में एक सवाल उठा, क्या दूसरे वार्डों से केवल पुरुष या सामान्य जाति के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं? अब इस पर जो है संध्या बोली, नहीं, उन अनारक्षित पदों के लिए कोई भी, चाहे वह महिला हो या अनुसूचित जाति या जनजाति या पिछड़ा वर्ग हो, चुनाव लड़ सकता है। इस पर जो है चंपा ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी यह आरक्षण होता ही क्यों है? अगर सब समान हैं तो कोई किसी भी पद के लिए चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता है? तो गुरुजी जवाब देते हैं कि जिन वर्गों के लिए आरक्षण किया गया है वे आमतौर से गरीब और सुविधाओं से वंचित होते हैं। वे सामान्य तौर पर चुनाव जीतकर निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाते, इसलिए उनका निर्णय प्रक्रिया में शामिल होना जरूरी होता है, बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो शिक्षक हैं वो क्या जवाब देते हैं कि कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही गरीब होते हैं, जिनके पास किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं होती है और वो हर सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को आरक्षण प्रदान किया जाता है और इसके आधार पे क्या किया जाता है, कुछ वार्डों को आरक्षित कर दिया जाता है कि इस वार्ड से इसी जाति के लोग चुनाव लड़ेंगे या पिछड़ा वर्ग लड़ेगा या आरक्षित लोग लड़ेंगे। वहाँ पर जो है किसी और को लड़ने का अधिकार नहीं होता है। और जहाँ अधिकार होता है, जहाँ पे किसी प्रकार का आरक्षण नहीं होता है, वहाँ पे किसी भी जात के, किसी भी वर्ग के लोग जो हैं वहाँ चुनाव लड़ सकते हैं, और वो चाहे पुरुष हो चाहे महिला, ये भी हो सकता है ना। तो इस प्रकार से जो है क्या होता है, आरक्षण जो है कि रहता है और आरक्षण जहाँ नहीं रहता है उस हिसाब से बांटा जाता है कि कहाँ पे किसको चुनाव लड़वाना है, और इस तरीके से लोग चुनाव लड़ते हैं। यदि उन्हें इस प्रकार के अवसर न दिए जाएं तो समाज के वे वर्ग उपेक्षित रहेंगे और समाज में समानता नहीं आ सकेगी। इस कारण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को उचित आरक्षण दिया गया है। इसी आरक्षण के कारण ही आज हर पंचायत में कम से कम हर वर्ग के लोग भी पंच और सरपंच बन पाए हैं। तो क्या होता है कि अगर ये अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, तो गरीब लोग गरीब ही रह जाएंगे, उनको किसी भी प्रकार का कोई सुविधा नहीं प्रदान होगा और वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे और कुछ भी नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए कुछ जो है ऐसे जगह होते हैं कि उन्हें आरक्षित कर दिया जाता है, वहाँ पर आरक्षण लागू कर दिया जाता है
और वहाँ पर जो है इन्हीं लोगों को सीट प्रदान होती है जो आरक्षित होते हैं, जिनको आरक्षण मिला होता है। और इस तरीके से सबको एक समान लाने का प्रयास किया जाता है। यदि किसी ग्राम पंचायत में 12 पंच हैं तो उनमें से कोई भी 4 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। आरक्षण का मतलब है उस पंच के पद पर पुरुष प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ सकते, पर इसका मतलब यह नहीं है कि महिलाएं सामान्य पदों से चुनाव नहीं लड़ सकती। महिलाएं अपने लिए आरक्षित क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों से भी चुनाव लड़ सकती हैं। इसी तरह अनुसूचित जाति और जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए भी पद आरक्षित किए जाते हैं। आरक्षण का मतलब यह होता है कि सामान्य जाति के लोग इन पदों पर चुनाव नहीं लड़ सकते, पर अनुसूचित जाति और जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग के लोग सामान्य क्षेत्रों से भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो अब क्या बोल रहा है कि ग्राम पंचायत के जो 12 पंच होते हैं उनमें से कोई जो है 4 ऐसे भी पद होते हैं जिसमें महिलाओं के लिए सीट आरक्षित होती है। और आरक्षण का मतलब क्या होता है कि पंच के जो पद होते हैं उस पर पुरुष प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ सकते, यानी कि पुरुष जो है उनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं रहता है। और इसका मतलब यह नहीं होता है कि महिलाएं जो है सामान्य पदों से चुनाव नहीं लड़ सकती। महिलाएं जो हैं आरक्षित पद पर भी चुनाव लड़ सकती हैं और सामान्य पदों पर भी चुनाव लड़ सकती हैं। वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकती हैं, उनके लिए कोई बंधन नहीं है। लेकिन पुरुष जो हैं वो कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ सकते। वो जहाँ पे सामान्य पद होंगे वहीं पे चुनाव लड़ेंगे। वो जो है आरक्षित सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकते। तो इस प्रकार से पुरुषों के लिए बंधन होता है, एक जो है कि निर्धारित होता है कि कहाँ से उनको लड़ना है। लेकिन महिलाओं के लिए ये चीज़ नहीं होता है। वो आरक्षण सीट से भी लड़ सकती हैं और सामान्य सीट से भी लड़ सकती हैं। वो कहीं से भी चुनाव लड़ के जीत सकती हैं। अब हम आगे देखेंगे ग्राम सभा, यानी कि गांव में जो सभा लगाई जाती है उसके बारे में, ग्राम सभा के बारे में। तो अब ये काम किसका था? सुभाष का था। अब सुभाष की बारी आती है तो सुभाष जो है उसे ग्राम सभा के बारे में बताना पड़ता है। तो उसे ग्राम सभा के बारे में पता करना था। सुभाष ने कहा, आप सब जानते हैं कि पिछले ही हफ्ते अपने गांव की ग्राम सभा हुई थी। मैं पूरे समय सभा में रहा और जानकारी हासिल की। तभी जो है रंजन पूछ बैठता है, क्या ग्राम सभा में हम बच्चे भी भाग ले सकते हैं? सुभाष ने स्पष्ट किया कि ग्राम सभा में कोई भी बैठ सकता है, मगर इसमें सिर्फ गांव के मतदाताओं को ही वोट देने का अधिकार होता है। तो सुभाष जो है वो क्या करता है, ग्राम सभा के बारे में बताता है। तभी एक छात्र जो है रंजन, वो पूछता है कि ग्राम सभा में क्या सबको बैठने का अधिकार होता है, बच्चे भी उसमें जा सकते हैं? तब सुभाष बताता है कि ग्राम सभा में सभी को बैठने का अधिकार होता है, लेकिन मतदाताओं को, यानी कि जो गांव में बड़े लोग हैं, गांव के जो मतदाताओं को ही वोट देने का अधिकार जो है किसी को नहीं होता है, यानी बच्चों को नहीं होता है। वोट देने का अधिकार किसको होता है? जो उस गांव के मतदाता होते हैं उन्हीं को अधिकार होता है। यदि वह ग्राम सभा के बारे में बताने लगा, तभी क्या होता है कि फिर से वो ग्राम सभा के बारे में बताने लगता है। और जब मैं ग्राम सभा में पहुंचा तो बैठक शुरू हो गई थी। पहला मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का अनुमोदन। दरअसल क्या होता है, राज्य सरकार की तरफ से एक योजना आई थी जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को गैस का चूल्हा और टंकी बांटनी थी। इसलिए गांव के ऐसे परिवारों का चयन किया जा रहा था
तो अब जो है सुभाष आगे बताने लगता है कि ग्राम सभा में बैठक में जो है किस प्रकार की बातें और किस प्रकार की चर्चा हुई। तो उसमें जो है पहला मुद्दा जो रखा गया था ग्राम सभा में वो क्या था, गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों को अनुमोदन देना। ठीक है, यानी कि गरीबी रेखा के नीचे जो आते हैं या गरीबी रेखा में जो आते हैं उनको क्या करना है, किस प्रकार से सहायता राशि दिया जा सके, किस प्रकार से उनकी सहायता की जा सके। तो उसमें जो है सरकार की योजना के तहत जो है क्या आया था कि उसमें आया था कि गरीबी रेखा के नीचे के जो परिवार हैं उनको गैस का चूल्हा देना है और टंकी बांटनी है। तो इसलिए गांव के ऐसे परिवारों का चयन किया गया उसमें कि जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। गांव का पंच होने के नाते भोला काका ने गांव के उन परिवारों के नाम पढ़ने शुरू किए जो गरीबी रेखा के नीचे पाए गए थे। उन्होंने करीब 15 नाम पढ़े। इनमें से 5 नामों पर कुछ लोगों ने आपत्ति उठाई। लखन तो गरीब नहीं है, उसके पास मोटरसाइकिल है, पक्का मकान है। किसी ने कहा, भोला काका ने बताया है कि उसने यह सब कर्ज लेकर किया है। फिर भी सभी लोगों को लगा कि उसकी आमदनी इतनी है कि वह कर्ज की राशि पटा सके, तो उसका नाम सूची से काट दिया गया और ऐसे ही 4 और लोगों के नाम काटे गए। तो अब क्या होता है, गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों का जो है नाम पढ़ा जाता है वहाँ पर। तो करीबन जो है 15 लोगों के नाम पढ़े जाते हैं। तो अब उसमें क्या है, कुछ लोगों के नामों पर गांव वाले जो ग्राम सभा में वहाँ पे उपस्थित थे वो लोग जो है आपत्ति करने लगते हैं। उन पर जो है सवाल खड़े हो जाते हैं कि ये लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास जो है गाड़ी है, इनका घर जो है पक्के का है और इनके पास ज़मीन है, तो ये जो है गरीबी रेखा में कैसे आते हैं। तो ऐसे लोगों को गरीबी रेखा में नहीं रखना चाहिए। इनके पास गाड़ी ना हो, घर ना हो, ये लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। तो इस तरीके से ऐसे ऐसे लोगों के कुछ लोगों के नाम जो है काटे जाते हैं वहाँ से कि जो गरीबी रेखा के नीचे नहीं आते हैं और उनका नाम उसमें लिखा हुआ था। तो उन लोगों को गांव वाले जो है बोल करके नाम कटवा देते हैं। फिर गांव में पंचायत द्वारा किए जा रहे कामों की चर्चा की गई। स्कूल के अतिरिक्त कमरों पर चर्चा की गई। स्कूल का अतिरिक्त कमरा जो है अधूरा पड़ा था, कई दिनों से उसमें काम बंद था। भोला काका ने बताया कि जिस ठेकेदार को ठेका दिया गया था वह बीमार हो गया है। लोगों ने कहा अगर वह ठीक नहीं हुआ है तो दूसरा ठेकेदार लाया जाए। बरसात से पहले कमरा पूरा हो जाना चाहिए। भोला काका ने काम पूरा करवाने का आश्वासन भी दिया। अब क्या होता है, गरीबी रेखा से नीचे जो आने वाले लोग हैं उन पर जब चर्चा हो जाती है तो उसके बाद अन्य चर्चाओं पर भी जो है कि अन्य विषयों पर भी जो है चर्चा होती है, जिसमें कि सबसे पहले क्या आता है, स्कूल पर चर्चा होती है कि उसके कमरे जो हैं अभी तक अस्त व्यस्त हैं, उसका काम जो है पूरा नहीं हुआ है, अधूरा है और कई दिनों से काम जो है बंद पड़ा है क्योंकि जिस ठेकेदार को काम दिया गया था वो काम नहीं कर पाया, वह अस्वस्थ हो गया है, बीमार हो गया है। तब वहाँ पर ग्राम सभा में मौजूद लोगों ने कहा कि अगर वो काम नहीं कर पा रहा है, वह बीमार है, तो दूसरे ठेकेदार को दिया जाए क्योंकि बारिश होने से पहले कमरे को ठीक